हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। और अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो भाई अगर ये पांचों फंस गए तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कहां से उठाए हैं? तो पिछली साल जो पेपर आया हुआ था बीएससी का, वहीं से हमने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को उठाया है। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? कई बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं, सर फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी बॉटनी का कुछ करिए। भाई कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, ये पूरी वीडियो देखो। बाकी अभी पेपर आने में टाइम है तो हम कुछ और वीडियोस भी ऐसी बनाएंगे। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 में 75 का पेपर करके आओगे। बाकी कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। चलो समझाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई एक टॉपिक है एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस को मोटा मोटा हिंदी में समझो भैया, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, समझो मेरे भाई, हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर बहुत सरल भाषा में बताएं तो हमारा जो शरीर है उसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो लगभग 7 साल होती है। यानी हर 7 साल के बाद पूरा शरीर चेंज हो जाता है, पूरे शरीर की कोशिकाएं चेंज हो जाती हैं। मतलब जब हम पैदा हुए थे तो कुछ और कोशिकाएं हमारे अंदर थी, 7 साल बाद कुछ और हुई, 7 साल बाद कुछ और हुई, और एज के हिसाब से ग्रोथ होती रहती है। और इसी वजह से पहले हम लोग कैसे लगते थे, अब कैसे लग रहे हैं, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एवरेज 7 साल के अंदर लगभग सारी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है भाई, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है? ये कोशिकाओं के मृत होने की प्रक्रिया है, मरने की प्रक्रिया है, देसी भाषा में कहें तो। शॉर्ट में आएगा 2 नंबर 3 नंबर में, आप कम से कम 5-7 लाइनें लिख दोगे, काम चल जाएगा। सुनो, यह सेल डेथ की एक प्रक्रिया है, यानी कोशिकाओं के मरने की एक प्रक्रिया है जिसमें कई मॉलिक्यूलर स्टेप्स की सीरीज होती है। यानी कई स्टेप बाय स्टेप पूरी एक सीरीज चलेगी जिसमें क्या होगा, यह कई बायोलॉजिकल फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोलॉजिकल फंक्शन सीधी सी बात है, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, शरीर की ग्रोथ हो रही है। अगर पुरानी कोशिकाएं जो हैं जाएंगी नहीं, नई कोशिकाएं आएंगी नहीं, तो जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो कैसे काम करेंगे? तो बायोलॉजिकल फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह एक ऐसा जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस होता है। जेनेटिकली का मतलब आनुवांशिक तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं। पिताजी की भी कोशिकाएं भैया मरती थी, बाबा की भी कोशिकाएं मरती थी, हम लोगों की भी कोशिकाएं मर रही हैं और हमारे बच्चों की भी मरेंगी। यानी कुल मिला के ओवरऑल बात करें तो सबकी जो कोशिकाएं हैं वो लगातार मेरे भाई डेथ होती चली जा रही हैं। उसके बाद ये जो अनवांटेड सेल्स है, ये भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एपोप्टोसिस अनवांटेड सेल्स। अनवांटेड सेल्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं शरीर के अंदर है, जैसे कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कैंसर का निर्माण कर देती हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके की जो फालतू कोशिकाएं हैं उनका मरना भी बहुत जरूरी है। वो आप दवाई की सहायता से करें, कैसे भी करें, लेकिन ओवरऑल इस प्रोसेस की सहायता से वो कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे तो एपोप्टोसिस अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट कर देता है। जैसे डेवलपिंग हैंड, जब हमारा हाथ डेवलप हो रहा है तो यहाँ जो बीच की कोशिकाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। वरना मेरे भाई फिर ये चप्पू टाइप दिखाई देता, नहीं जैसे नाव चलाने वाला होता, फिर पूरा एक जैसा होता, ये सब कनेक्टेड होते। लेकिन यहाँ की कोशिकाएं खत्म हो गई क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ के फिंगर्स के बीच विदाउट एपोप्टोसिस फिंगर्स पेडल्स के समान नजर आती, जैसे चप्पू होता नाव चलाने वाला। अगर ये कोशिकाएं नहीं खत्म होती, एपोप्टोसिस नहीं होती, तो फिर मेरे भाई ये पूरा हाथ हम लोगों का मिला हुआ नजर आता। एडल्ट्स में एपोप्टोसिस डैमेज्ड सेल को रिमूव कर देता है। जो मेरे भाई टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें भी ये खत्म कर देता है, जो कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो कैंसर वगैरह की जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी ये खत्म हो जाता है इसी प्रोसेस के द्वारा। इसके अतिरिक्त यह बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स को भी रेगुलेट करता रहता है कि कितने सेल्स होने चाहिए, किस तरीके से रेगुलेशन होगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, ये भी लगातार चीजें होती रहती हैं इसकी मदद से। तो आसान है, हम ये नहीं कह रहे आप ऐसे ही लिखो, लेकिन एक मोटा मोटा दिमाग में होगा कि एपोप्टोसिस क्या होता है। यार कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, और बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई, आप आराम से बना के लिख पाओगे। जूलॉजी कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कई बच्चे कमेंट करते हैं गांव से कि सर हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम इस तरीके की वीडियोस मेरे भाई डालते रहते हैं। पहली बार देख रहे हो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, बड़ा खुशी मिलती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है सेल्यूलर जंक्शन। नाम से ही पता चला, सेल मतलब कोशिका, जंक्शन मतलब जुड़ना, जहां पे कोशिकाएं जुड़ेंगी उसे सेल्यूलर जंक्शन कहेंगे, ठीक है। ये सेल्स को जोड़ने वाले कनेक्शन होते हैं, सीधी सी बात है, कोशिकाओं को जोड़ते हैं। ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जटिल, जहां पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एनिमल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं उनकी झिल्ली में
पाए जाते हैं। ये सेल्स को हेल्दी यानी स्वस्थ रखते हैं कोशिकाओं को, और प्रोटीन वर्किंग के प्रॉपर वर्किंग के लिए कि किस तरीके से कोशिकाएं काम करेंगी उनके लिए भी मेरे भाई ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तथा सेल्स के बीच सब्सटेंसेस के आने जाने को कंट्रोल करते हैं कि जो कोशिकाओं के बीच का जो गैप है उसमें कितने पदार्थ आ रहे हैं जा रहे हैं, इन सबको भी ये कंट्रोल करते हैं। मोटा मोटा समझे तो भैया कोशिकाओं को जोड़ने वाले जंक्शन सेल्यूलर जंक्शन कहलाते हैं। ये डिपेंड करेगा उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, कोशिकाएं काम कैसे कर रही हैं, तो इन सब पर डिपेंड करते हैं। मोटा मोटा पता होगा तो बहुत आराम से आप लिख पाओगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे डेस्मोसोम्स होता है, सेल्यूलर जंक्शन होता है। टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें, पेपर में शॉर्ट में टाइप्स ऑफ डीएनए आया हुआ है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए से पहले डीएनए पता होना चाहिए। 9th क्लास में पढ़ा है क्या होता है, माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने का काम करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो थोड़ा सा हमने शॉर्ट इंट्रो भी लिख दिया है। वे मॉलिक्यूल जो माता पिता से जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने और अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीएनए कहलाते हैं। इनका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कितने प्रकार का होता है शॉर्ट में पूछा गया है, तो यहां पे प्रकार लिख दिए। पहला होता है एआरएनए, ठीक है। यह राइट हैंडेड यानी सीधी तरफ घुमा हुआ, राइट हैंडेड मतलब सीधी तरफ घुमा हुआ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा, सीडी के समान स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके घुमा हुआ होता है। बीच में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन सब पढ़ा हुआ ना, क्षार आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो बी डीएनए के लगभग समान ही होता है। जो डीएनए को एक्सट्रीम कंडीशंस, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे डीएनए मेरे भाई टूट सकता है, खराब हो सकता है, उससे ये लगातार प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। बी डीएनए क्या होता है, यह डीएनए की मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, यानी जो सबसे ज्यादा डीएनए पाया जाता है बी फॉर्म पाई जाती है, तथा यह भी राइट हैंडेड हेलिक्स ही, यानी यह भी सीधी तरफ ही घुमा हुआ होता है। जेड डीएनए क्या होता है, यह लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स डीएनए होता है। यह जीन रेगुलेशन में रोल प्ले करता है कि जीन किस तरीके से काम करेगा। एक जीन एक परिकल्पना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है छोटे क्लास में। और अगर आप कमेंट करोगे इस वीडियो पे तो हम और भी कुछ ऐसी वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियोस हैं मेरे भाई। अब सोच के देखो, अगर आप बैठे हुए पेपर में आपने ये वीडियो देखी है, आपके दिमाग में चल रहा है सेल्यूलर जंक्शन क्या होता है, बोले सर जी ने बताया तो था, लिख सकते हैं, आराम से आप लिख के आ जाओगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके की हम बीच, हालांकि इन वीडियोस में मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है, आपके प्यार की वजह से बनाते हैं तो और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा लगता है जब आप प्यार देते हो, कमेंट करते हो भाई, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, समझो। अपूर्ण प्रभाविता कह सकते हैं। हम लोगों ने मेंडल का नियम पढ़ा है। मेंडल का नियम क्या होता था बताओ, कि भैया दो लक्षण दिखाई देंगे, एक लक्षण प्रभावी होगा, एक लक्षण अप्रभावी होगा। कैसे, मान लिया हम आपसे कहें कि क्या हुआ, जैसे मान लिया हम आपसे कहें भैया एक गोरी लड़की है, लो समझाते हैं आपको भैया, एक गोरी लड़की है और एक भैया काली लड़की है। हम तुमसे कहें किससे बारात करोगे, तो तुम कहोगे सर जी गोरी वाली लड़की से बारात करा दो। सेम लड़कियों के केस में भी एक गोरा लड़का है, काला लड़का है, किससे बारात, बोले गोरे वाले से, हैंडसम वाले से करेंगे। गोरापन प्रभावी लक्षण है और कालापन अप्रभावी लक्षण है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये मेंडल ने बताया था कि भैया अगर दो लक्षणों की बात होगी तो एक लक्षण दिखाई देगा, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देगा। जिसे हमने ने कहा था एक लक्षण दिखाई देगा, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देगा। जो लक्षण दिखाई देगा उसे प्रभावी यानी डोमिनेटिंग नेचर कहेंगे भाई, ठीक है। लेकिन यहां पे कहानी कुछ और है। यहां पे कहानी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, अपूर्ण प्रभाविता है। दोनों में से कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, कंफ्यूज हो, बोले गोरी लड़की से भी बारात करा दो, काली से भी करा दो, सबसे कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यानी क्या है, हमने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है। समझो, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता किसमें है, तो ये दिखता है स्नैपड्रैगन, एक प्लांट होता है, पौधे का नाम है स्नैपड्रैगन, जिसमें ये दिखाई देता है। जैसे मान लिया हम एक लाल फूल वाला पौधा ले लें और एक सफेद फूल वाला पौधा ले लें, तो भैया अगर नॉर्मल समझा जाए तो लाल कलर प्रभावी होना चाहिए मेंडल के हिसाब से। लेकिन इस पौधे में क्या होता है, लाल फूल वाले पौधे नहीं होते। इस पीढ़ी में क्या होता है, पिंक कलर वाले पौधे दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है, ना तो लाल सही से प्रभावी हो पा रहा है और ना ही सफेद सही से प्रभावी हो पा रहा है। तो इस तरीके से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है। तो समझाते हैं, जब अगर हम इसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें, पीढ़ी वाई लिखें, जीनोटाइप फिनोटाइप दिखाएं, तो कैसे दिखाओगे, लाल है, ये मेरे भाई सफेद है। लाल के जो भैया गुणसूत्र सरल भाषा में कैसे दिखाते हैं हम लोग, जोड़े में लिखते हैं, आर लिख देंगे, कैपिटल आर से रेड को लिख लिया, स्मॉल आर से हम लोगों ने व्हाइट को लिख लिया, ठीक है। इसका मेरे भाई जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर, इसका कैसे निकालेंगे, स्मॉल आर। जब ये दोनों पीढ़ी बनेगी तो कैसी पीढ़ी बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। सरल भाषा में कहें तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को इससे कैपिटल आर मिलेगा और इससे स्मॉल आर मिलेगा। तो मेंडल के हिसाब से लाल बच्चा होना चाहिए।
शंकर लाल कहेंगे, हाइब्रिड होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई जो स्नैपड्रैगन टाइप होते हैं वो कैसे होते हैं, पिंक होते हैं। पहली पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो पिंक होती है। अगर इनकी मान लिया फिर से हम लोग सेल्फिंग करा दें, जैसे स्वाहा निषेचन किया करते थे कि एक पिंक वाला उठाया एक और पिंक वाला उठाया, दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराएंगे तो भैया इनके कैसे कैसे नेचर हम लोगों को मिलेंगे, जरा दिखाते हैं आपको। ये जो व्यक्ति है भैया, जो ये पिंक वाला आदमी है, इसके पास तो एक आर कैरेक्टर है, कैपिटल आर, एक स्मॉल आर कैरेक्टर है। ऐसे इनके पास एक कैपिटल आर कैरेक्टर है, एक स्मॉल आर कैरेक्टर है। जब इन दोनों के बीच में मेरे भाई निषेचन कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इनका कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिया, इनका कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिया। अगर इनके लक्षण ये लक्षण मिल गए तो कैपिटल आर रेड भैया पैदा होगा, बच्चा जैसा भी होगा लाल होगा। इनका वाला स्मॉल आर मिला, इनका वाला कैपिटल आर मिला तो पिंक हो जाएगा। इनका स्मॉल आर मिला, इनका कैपिटल आर मिला तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और दोनों स्मॉल आर मिल गए तो व्हाइट हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, सुनो। इन दोनों के लक्षणों को ऊपर लिख दिया, इन ये वाले दोनों लक्षण यहां लिख दिए, सामने सामने देख लो। यहां इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसके नीचे कैपिटल आर, इसके सामने कैपिटल आर। इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसके नीचे स्मॉल आर है, इसके सामने कैपिटल आर है। इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसके नीचे कैपिटल आर, इसके नीचे स्मॉल आर है। इसमें क्या लिखेंगे, इसके नीचे स्मॉल आर, इसके भी सामने स्मॉल आर, इस तरीके से। तो अगर यहां पर रेशियो समझने की कोशिश करें तो जो मेंडल के नियम थे वहां पर 3 रेशियो बनाता था, 3:1 में पौधे अलग हुआ करते थे कि 3 अगर लंबे हो जाते थे तो 1 बौना पौधा होता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां रेशियो 1:2:1 है, यानी एक आदमी लाल हो गया है, 2 आदमी पिंक हो गए हैं और 1 आदमी व्हाइट हो गया। यानी सरल भाषा में कहें ना तो यहां पे लाल का डोमिनेटिंग दिखाई दे रहा है, मेंडल के नियम में 3 लाल हो गए, 1 मेरे भाई सफेद हो गया, तो लाल ज्यादा हो गया तो ये डोमिनेटिंग नेचर हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, एक लाल है, एक सफेद है, 2 पिंक है, यानी कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट कंप्लीट, इनकंप्लीट डोमिनेंस भाई, ठीक है। इस प्रकार वह फिनोमिनन जिसमें F1 जनरेशन अपने पेरेंट्स का इंटरमीडिएट बनाती है। इंटरमीडिएट ना इधर की स्टेट ना इधर, बीच में फंसे हुए। जब आप 12th क्लास में थे क्या था, माध्यमिक कहते थे उसे, माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी बीच में लटके हुए, ना हायर में है ना जूनियर में, बीच में फंसे हुए। तो जो इंटरमीडिएट बनाती है उसे ही हम लोग इनकंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि डोमिनेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता। हमने कारण भी एक लिख दिया। उसके बाद मेरे भाई एक क्वेश्चन रह गया है, ये भी आया हुआ है, रोग जनकता क्या होता है जीवाणुओं के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं पैथोजेनिसिटी। काहे के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। भैया बहुत सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। सुनो, कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर बीमारी उत्पन्न होने की क्षमता आ जाती है। जैसे कुछ गंभीर बीमारियां मनुष्य के अंदर हैं, यहां नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्यों ही नाम उल्टी सीधी बीमारियों का लो, लेकिन उन बीमारियों के होने पर हमारे शरीर में यह समस्या हो जाती है कि फिर अपने आप हमारा जो शरीर है उसकी जो सरल भाषा में एक बड़ा शब्द आपने देखा था, इम्यूनिटी करके आया था, कोरोना वायरस जब चला था अंदर, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कम होने लगता है, लोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और अंदर से जो है वो बहुत सारे रोग जनरेट होने लगते हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं भी ज्यादा मोटापा मत बढ़ाओ, मोटापा मतलब बीमारी, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, जब मोटापा बढ़ेगा तो फिर भैया बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो एक्स्ट्रा निकलेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स एक्स्ट्रा निकलने लगेंगे। जैसे एक एंजाइम होते हैं, तो आपको बताएं SGPT और SGOT, ये क्या होते हैं मेरे भाई, सरल भाषा में कहें ये लीवर से SGPT और SGOT ये कहां से निकलते हैं, लीवर से एंजाइम निकलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जब ये एंजाइम हद से ज्यादा निकलने लगते हैं तो फिर मेरे भाई समस्या होने लगती है, चीजें बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से ये सब क्या है, ये एंजाइम है, बीमारी बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेंगी। उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाता है, ये हमने साफ साफ लिखा हुआ है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, सरल भाषा में कहें मॉलिक्यूल, अणु में डिजीज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ गई। एबिलिटी मतलब योग्यता आ गई। क्या योग्यता आ गई, कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने आप बीमारी उत्पन्न कर रहा है, उस बीमारी उत्पन्न करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोग जनकता कहते हैं। तथा इसकी जो डिग्री होती है उसे हम लोग वायरस कहते हैं भाई, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ, आराम से हमने लिख दिया है, कोई समस्या नहीं है। ये क्या होता है, ये किसी बैक्टीरिया का ऑर्गेनिज्म में डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए अपना मैकेनिज्म होता है। कैसे भैया, देखो सीधी सी बात, जैसे मान लिया किसी को कैंसर हो गया, बहुत हम ऐसी बीमारियों के नाम नहीं लेना चाह रहे थे लेकिन समझाने के लिए लेना पड़ेगा। किसी को कैंसर हो गया मान लिया, ठीक है, तो कैंसर कैसे होता है बताओ, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं टूट जाती हैं। अगर बिल्कुल सरल भाषा में बताएं तो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं टूटने लगती हैं और वो विशेष तरीके की कोशिकाएं ही क्या करती हैं, कैंसर को प्रोड्यूस कर देती हैं। शुरुआत में समझ में आ गया तो बच जाओगे, बाद में हो गई मेरी भाई तो खेल खत्म हो जाएगा। या कह सकते हैं कि अगर तुम गरीब हो तो मर जाओगे, अमीर हो तो, जैसे अभी हुआ क्या, हमसे कई मेरे नोन में लोग खत्म हुए, तो हमने पूछा भैया कैसे खत्म हो गए,
टीबी हो गई थी उन्हें, या फिर उन्होंने कहा क्या हो गया, बोले लीवर खराब हो गया था। गरीब थे वो, इसलिए खत्म हो गया। हमेशा तक ना भैया हार्दिक पांड्या टाइप लोगों को स्लिप डिस्क हो गया, युवराज सिंह को कैंसर हो गया, सब ठीक हो गया, गंभीर बीमारियां हो गया तब भी, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो मेरे भाई बीमारी से कोई नहीं मरता है, गरीबी से आदमी मरता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, देने वाला किसी को गरीबी ना दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। तो कोशिकाएं बनती हैं, टूटती हैं, हर 7 साल में आदमी नया हो जाता है, हम हमेशा कह रहे हैं। इसी वजह से तो चीजें बदलती हैं। आज से 7 साल पहले जो हमारी बॉडी थी वो अब नहीं है, क्योंकि हर 7 साल में सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, नई कोशिकाएं बन जाती। तो ये तो चलता रहता, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक मैकेनिज्म होगा जिससे बीमारियां प्रोड्यूस होंगी। कैसी मैकेनिज्म होगी? जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल सेल्स को डैमेज कर देते हैं। ये लोग डैमेज करेंगे तो कैंसर का शिकार हो सकते हो आप। इस तरीके से सरफेस कोट्स, कोट्स क्या होते हैं, परतें होती, लेयर होती हैं। लोग कहते हैं 2 कोट और कर दो, 2 कोट और कर दो, वही है मेरे भाई। तो सरफेस कोट्स क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म की रक्षा कर सकते हैं। जब 3-4 कोट एक्स्ट्रा है तो वो उसकी रक्षा करेंगे, सीधी सी बात है। सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये जो होस्ट सेल होते हैं, जो कोशिकाएं, होस्ट मतलब क्या होता है, मेजबान। गेस्ट मतलब होता है मेहमान और होस्ट मतलब होता है मेजबान। जैसे हम मान लिया कर एक दावत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो लोग आएंगे वो गेस्ट कहलाएंगे और हम होस्ट कहलाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये होस्ट सेल्स को बांधे रखते हैं, जो कोशिकाएं हैं वो आपस में बनी रहेंगी। और आखिरी में होता है इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं और होस्ट सेल्स के साथ में रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। रेप्लिकेट मतलब उसके जैसा बना सकते हैं, सेम टू सेम बना सकते हैं। इसे रेप्लिका या रेप्लिकेट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, 5 के 5 मोस्ट वांटेड है, आराम से समझें। तो पहला क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, एपोप्टोसिस क्या होता है, कोशिकाएं मरेंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी मेरे भाई, ठीक है। सेल्यूलर जंक्शन क्या होता है, कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखेगा। डीएनए के प्रकार बताए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए होता है। उसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको बताया, जिसमें ना तो इसके लक्षण है ना इसके लक्षण, दोनों के लक्षण है। बोले खुरापाती है ये, यानी सरल भाषा में हाइब्रिड है यार, सीधी सी बात है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में रोग जनकता, जो एक एबिलिटी आ जाती है कि कुछ कमजोरी है शरीर के अंदर जिससे वो खुद बीमारी को प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, उसे ही हम लोग कहते हैं रोग जनकता या फिर पैथोजेनेसिटी मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है वैसे, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं। अगर आप कमेंट्स करोगे तो इस तरीके की और भी वीडियोस को बनाएंगे। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। पेपर होने में भी लगभग 15-20 दिन हैं, तो इसका फायदा उठाइए और इस तरीके की वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।